प्रिय पाठकों, प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल बातें हिंदी की में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा है कि आपकी सभी समस्याओं का हल करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है, तो मैंने आपके बच्चों आपकी कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह से पथिक कविता के ऊपर सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ लिखने का अभ्यास आपके सामने रखा है। तो मुझे पता चला था कि छात्रों के समक्ष इस तरह की बहुत सी परेशानियां आती हैं, बच्चे ठीक से हिंदी में लिख नहीं पाते हैं, तो उनको लिखने के लिए और उनको कविता का भाव समझाने के लिए मैंने ये आपके सामने रखा है, प्रस्तुत किया है। अब इसको देखिए, मुझे लगता है कि आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो कविता की पुस्तक आपके पास अवश्य रहती है, लेकिन मैंने पहली कविता यहाँ पर लिख ली है। तो चलिए, उसके पहले मैं आपसे कुछ बात बता दूं। ये जो कविता हम लोग राम नरेश त्रिपाठी जी की पढ़ रहे हैं, ये राम नरेश त्रिपाठी जी जो छायावाद के पूर्व के कवि हैं और खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। ये जहाँ उस समय में, जिस समय में इन्होंने कविता की रचना की थी, उस समय में समाज सुधार का समय था, लेकिन इन्होंने प्रकृति से प्रेम दिखाया। इन्होंने यह दिखाया कि प्रकृति से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह से प्रेम कर सकते हैं। और पथिक कविता का जो अंश है, जो एक खंड काव्य का अंश है, उसमें प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किस तरह से किया है इन्होंने, इसकी सजीव रचना हम देखते हैं। तो पहली कविता मैंने यहाँ पर रखी है छात्रों। यहाँ पर है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। और इस तरह से पूरी कविता आप पढ़ लीजिएगा छात्रों। मैं पूरा पढ़ूंगी तो बहुत समय लगेगा। आपके पास किताब उपलब्ध है और आप पढ़ सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी उपलब्ध है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ शब्दार्थ भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि हमारे छात्रों को शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आपको हिंदी के शब्दों को थोड़ा सा आपको कठिन लगता है। तो मुझे ये बात पता है, और इसीलिए मैं आपकी हेल्प के लिए मैंने ये पूरा लिख करके ही रखा है, क्योंकि मैं बोलती जाऊंगी और आप सुन लेंगे, थोड़ी देर के बाद आप भूल जाएंगे हो सकता है, इसीलिए मैंने ये सामग्री आपके पास आपके लिए जुटा के रखी है। हाँ, तो छात्रों हम आगे बढ़ते हैं अपने इस क्रम में। तो मैंने जैसा कि बताया कि इस कवि ने इनका दुनिया देखने का तरीका ही अलग था। इन्होंने प्रकृति की नजर से दुनिया देखी और पथिक कविता का इन्होंने इसीलिए बड़े ही सुंदर रूप में किस तरह से लिखा है। इनके शब्दों को देखिएगा छात्रों, आपको लगेगा कि अरे वाह, इतनी सुंदर रचना भी हो सकती है क्या। चलिए, जब हमें कोई चीज समझ में आती है तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो बहुत ऐसे लगता है कि जल्दी से इसको हम बस कर लें। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इन चीजों को आप समझें, सीखें। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वर्णन है। तो प्रसंग लिखने का तरीका छात्रों, प्रसंग अवश्य लिखना पड़ता है। जिस भी कविता के बारे में हम लिखते हैं, उसके बाद जिस भी कविता का हम भावार्थ या व्याख्या लिखते हैं ना, उसका प्रसंग अवश्य लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रसंग से ही हमें एक पता चल जाता है कि कविता किसके बारे में कही जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर है कि प्राकृतिक सौंदर्य से मुग्ध होकर के कवि क्या कहना चाहते हैं, प्रसंग में इन्होंने लिखा है, प्रसंग में मैंने आपके लिए उपलब्ध कराया है। अब देखिए, भावार्थ जो कविता ऊपर है ना, उसका भावार्थ किस तरह से लिखना है। पथिक कह रहा है कि आकाश के बादलों के समूह को देखकर ऐसा लगता है कि मानो बादलों का समूह प्रतिक्षण नया वेश बनाकर रंग बिरंगे और निराले रूप में सूर्य के सामने नाच रहा हो। नीचे मनोहर नीला आकाश लहरा रहा है और ऊपर ऊपर जो है नीला आकाश। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ऊपर नीला और नीचे भी नीला समुद्र। ऐसे मनोहर दृश्य के बीच मेरा मन चाहता है कि मैं बादलों के बीच बैठकर आनंद विहार करूं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कवि कहते हैं। फिर कवि कहते हैं कि पथिक जो है सागर की गर्जन, और गर्जन मतलब तेज बोल, जो उसकी गर्जन की आवाज आती है, जैसे जब तेज पानी आता है हवा के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि वो गरज रहा है, तो इसे गर्जन कहा गया है। और बहती हुई मलयाल नील को लक्ष्य कर, मतलब उस पर ध्यान दे करके कहता है कि मेरे सामने सागर गर्जन कर रहा है और मलय पर्वत से निकलने वाली मंद सुगंध हवा बह रही है। पथिक कहता है, हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे हृदय में यह उत्साह से हमेशा भरा रहता है कि मैं इस विशाल, विस्तृत
और महान सागर रूपी घर के कोने-कोने में जाऊं और इसकी लहरों में बैठकर जी भर के घूमूं। कितना सुंदर वर्णन है। मतलब कवि को प्रकृति में ही रहना है, वो उसी को अपना सब कुछ समझने लगा है। तो देखिए यहाँ विशेष क्या है, ये विशेष मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार आपसे पूछा जाता है, प्रश्न एक पूछ दिया जाता है एक दो कि इस कविता का जो सौंदर्य है वो क्या है। सौंदर्य का वर्णन करने के लिए आपको शब्द नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर मैंने जुटा के रखी है कि कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, बादलों द्वारा नृत्य करने का मानवीकरण किया है। मतलब बादल जो है वो कभी नृत्य नहीं करते, मानव नृत्य करते हैं, मतलब हम मनुष्य नृत्य करते हैं, लेकिन बादल का मानवीकरण कर दिया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा संस्कृत निष्ठ शब्दावली यहाँ पर है। मतलब कुछ हाँ, मुक्त छंद है, कोने कोने जो शब्द है उसमें बार बार मतलब बार बार प्रयोग होने के लिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो देखिए किस तरह से इसका वर्णन है। अब दूसरी कविता पर आते हैं। इसको मैंने संकेत के रूप में लिया है, इसको मैंने पूरी कविता नहीं ली है क्योंकि काफी जगह जा रहा था, तो मैंने पूरी कविता नहीं ली है, सिर्फ संकेत लिया है। आप भी ऐसे ही लिखते हैं, जब आपको नोटबुक में लिखनी होती है तो आप ऐसे ही लिखते हैं। तो मुझे आशा है कि अभी आपको, हाँ, शब्दार्थ, यहाँ पर शब्दार्थ के लिए मैंने जो रखा है, मैंने बताया है कि हर कविता का शब्दार्थ भी मैं यहाँ पे रखूंगी। तो देखिए शब्दों के अर्थ, स्वर्ण का मतलब आपको पता है कि सोना होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि छोटे छोटे शब्द कुछ बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, जिनके घर में हिंदी कम बोली जाती है या जिनके जो उस एरिया से नहीं आते जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो मैंने सभी छात्रों को, सभी पाठक वर्ग को ध्यान में रख करके ये कविता बनाई है। तो चलिए यहाँ पर भी प्रसंग देखिए मैंने लिख दिया है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब पहले जैसा, जैसा कि मतलब पहले वाली कविता में मैंने प्रसंग लिखा है, सेम वही प्रसंग आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यह कविता भी प्रकृति के ऊपर ही है। जब हमारा विषय बदलता है तब हमारा प्रसंग बदलता है। यहाँ पर विषय नहीं बदला है, इसलिए प्रसंग हमारा ऊपर वाला ही रहेगा। तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ। वैसे तो लिखित सामग्री आपके सामने सब उपलब्ध है, मुझे सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ कि पथिक कहने लगता है कि देखो सामने सागर तल पर निकलते हुए सूर्य की अधूरी प्रतिछाया उभर रही है। अर्थात आधा सूर्य सागर के तल पर है और आधा सूर्य सागर की गोद में है। इस रूप को देखकर ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी के सुंदर मंदिर का चमकता हुआ सुंदर कंगूरा है। अब यहाँ लक्ष्मी शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि सागर में, समुद्र में लक्ष्मी माता का निवास होता है, ऐसा माना गया है। देखिए आगे लिखा भी है, अर्थात समुद्र लक्ष्मी का सुंदर महल है और चमकता हुआ सूर्य जो है उसका उज्जवल कंगूरा है। कंगूरा मतलब जिस तरह हम मंदिर को सजाते हैं ना फूलों से और भी चीजों से, तो वो कंगूरा है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मी की सवारी को पुण्य भूमि पर लाने के लिए स्वयं सागर रूपी देवता ने बहुत ही सुंदर सोने के मार्ग का निर्माण कर दिया है। सागर के तल पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो वो बहुत सुनहरी दिख रही हैं, ऐसे लग रहा है कि वो सोने की सड़क बना दी गई है या सोने का मार्ग बना दिया गया है। आगे पथिक कहता है कि देखो सामने सागर निडर, स्थिर और गंभीर भाव से पूरित होकर गर्जन कर रहा है। वायु के प्रवाह से एक लहर के पीछे दूसरी लहर आने के कारण वे क्रम का दृश्य अति मनोरम है। आपने देखा होगा सागर की लहरें जब उठती हैं तो आप उसको बहुत देर तक देखते रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। फिर पथिक जो है फिर अपनी प्रिया को संबोधित करता है, उसे कहता है कि हे प्रेम रूपी कल्याणी, अब तुम संसार के सौंदर्य को अपने हृदय में अनुभव करके बताओ कि इस संसार में इससे बढ़कर क्या कोई प्राणी सुख पा सकता है। अर्थात नहीं, क्योंकि इस संसार में प्राकृतिक सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। कहने का मतलब है कि कवि ने इस सौंदर्य का, इस प्राकृतिक सुषमा का इतना सुंदर शब्दों में प्रयोग किया है, वर्णन किया है, ऐसे लग रहा है कि वो प्रकृति में खुद को रम गया है, खुद उसी में भूल गया है और वही उसकी पूरी दुनिया बन गई है। यहाँ पर भी विशेष है कि कवि ने सूर्योदय का अद्भुत वर्णन किया है। बच्चों आप
आपको हर कविता में से एक विशेषता निकालनी पड़ेगी। आपको ये आप में इतनी चीज़ें हो जानी चाहिए कि आप विशेषता निकाल सकें, अपने शब्दों में लिख सकें। क्योंकि हमेशा ये भाषा सौंदर्य पूछा जाता है, मेरे पुराने वीडियो में भी है कि बच्चों को कैसे भाषा का सौंदर्य और या कविता का सौंदर्य भाव किस तरह से लिखा जाए और उसमें किन-किन शब्दों का, किन-किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है, जैसे अलंकार है, छंद है, और भी भाषा किस तरह की है। तो यहाँ मैंने सब कुछ एक जगह इकट्ठा किया है और आपको सिर्फ पढ़-पढ़ के उन चीज़ों को समझ लेना है और ये आप अपने मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। आपको ये किताब, वो किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ों के लिए हमारा ये चैनल ही काफ़ी है। तो आप इस चैनल को अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएँ और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। हाँ, तो देखिए यह तीसरी कविता भी मैंने संकेत के रूप में लिया है और इसका भी मैंने शब्दार्थ लिखा है। तो चलिए छात्रों, हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि हम हर कविता पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा और आप इसको आराम से पढ़िए, आप इसको आराम से इसका लाभ उठाइए। अपनी परीक्षा में अच्छी तरह से इसको पढ़ करके अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखिए। मुझे लग रहा है कि आपको इससे इसका अवश्य ही फ़ायदा मिलेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर है कि इस तीसरी कविता का भी यहाँ पर मैंने विशेष भी आपको बताया कि मैंने विशेष जैसे चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के प्रश्न आते हैं और इस तरह की चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ख़ास तौर से 11वीं 12वीं में छात्रों को। ऐसे तो 10th से ही लिखना पड़ता है, लेकिन 10th में बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पाते, लेकिन 11वीं 12वीं में उन्हें भाषा का पूरी तरह से अच्छा सा ज्ञान हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुद ही इन चीज़ों को लिख पाते हैं कि जैसे कि किस तरह के शब्दावली का प्रयोग हुआ है, कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन सा छंद लिया गया है, किस तरह की प्रकृति का किस तरह से मानवीकरण किया गया है या किस तरह का चित्रण किया गया है, वो सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं। तो छात्रों देखिए, ये चौथी कविता का भी मैंने संकेत रूप लिया है कि वन उपवन गिरि सानु और उसके आगे मैंने डैश डैश कर दिया है, जैसे आप करते हैं आपको ऐसे ही करना होता है। यहाँ देखिए प्रसंग भी लिखा हुआ है और प्रसंग वही पूर्ववत, क्योंकि यह भी प्रकृति के ऊपर ही है और यहाँ छोटे-छोटे शब्दों का भी मैंने शब्दार्थ कर लिया, जैसे कि आपको पता है कि नयन का मतलब आँख होता है, वन का मतलब जंगल होता है, लेकिन जी का मतलब दिल होता है, लेकिन छोटे-छोटे शब्द कुछ जगह के छात्र नहीं कर पाते, तो मुझे मेरा ये वीडियो सबको लाभ दे, मुझे इसी बात की खुशी होगी और सब इससे लाभ पा सकेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर भावार्थ जो है वो फिर से मैंने लिखा है कि पथिक कहता है कि प्रकृति में चल रही प्रेम लीला को देखकर मेघ भी प्रेम से उन्मादित हो जाते हैं और उनसे रहा नहीं जाता है। मेघ मतलब बादल। वे अपने प्रेमोन्माद को प्रकट करने के लिए वनों, उपवनों, पहाड़ों, समतल भू कुंजों में बरस पड़ते हैं, मतलब वो सभी जगह बरसते हैं। इस प्रेम लीला के दृश्य को देखकर स्वयं पथिक भी भाव विभोर उठता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इस खुशी में कि यहाँ तो सब प्रेम कर रहे हैं, सब एक दूसरे को प्रेम दिखा रहे हैं। फिर पथिक अपने प्रिय से कहता है कि प्रकृति के इस मधुर वातावरण में चारों ओर एक प्रेम कहानी चल रही है, मतलब सब मिला जुला करके पथिक ने ये देखा कि पूरी प्रकृति ही आपस में प्रेम कर रही है एक दूसरे से। इसे सुनकर इसे तुम सागर की लहरों में, सागर के तट पर, तिनकों में, पेड़ों में, पहाड़ों में, तारों में, हर जगह, सूर्य की किरणों में, हर जगह पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ऐसा पथिक अपनी प्रिया से कह रहा है। और यह पूरा संसार ही उसे प्रेममय लग रहा है। प्रेम छात्रों, आपने देखा होगा कि जो लोग ईश्वर से प्यार करते हैं उन्हें सबसे प्यार होता है, वो सबको प्यार करते हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। उसी तरह से इस कवि ने भी प्रकृति से के रोम रोम से प्यार किया है और इसे सब तरफ प्यार ही प्यार दिख रहा है और उसे वह अपने शब्दों में कितने अच्छे तरह से वर्णन कर रहा है। और उसके बाद भी कहता है यहाँ पर देखिए कि मैं अपने शब्दों में किस प्रकार व्यक्त करूं, प्रेम पूर्ण वाणी को सारा संसार सुने, मतलब प्रकृति की प्रेम पूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने। प्रकृति में हमेशा स्थिर है, पावन है वह और आनंद को प्रभावित करने वाली सुखकारी शांति छाई रहती है प्रकृति में। आहा, प्रकृति का वह राज्य कितना सुंदर है, ऐसा पथिक कह रहा है जिसे
प्रकृति से प्रेम हो गया है, तो हमें भी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। और चलिए इसका विशेष निकाल लेते हैं। प्रकृति का मनोहारी चित्रण है इसमें, जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन हमें वाक्य सेंटेंस बनाना सीखना होगा। हमें वाक्य अच्छी तरह से बना करके कम शब्दों में, लेकिन वाक्य अच्छा सटीक होना चाहिए और प्रभावपूर्ण भी होना चाहिए। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कवि की कल्पना भी बहुत अद्भुत है और जो यहाँ शब्दावली का प्रयोग है वो तो उत्तम है, अनुपम है। उसकी तो हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं, वो हमारे लिए अनुकरणीय भी है। और अनुप्रास अलंकार की छटा है यहाँ और प्रसाद गुण है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन्होंने जिस तरह से राम नरेश जी ने इस कविता का इतना सुंदर वर्णन किया है कि देख करके हमें लगता है कि हमें भी प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन छात्रों, इसके पहले आप अपनी परीक्षा के बारे में सोचिए और इस तरह से हमारी इस कविता का लाभ उठाइए। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको देने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं चाह रही हूँ कि फिर से मैं आपको इसी रूप में दूँ। सिर्फ मैं अगर मैं बोलती जाऊँगी, शब्दों को बोलती चली जाऊँगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने लिखित रूप में भी रख दिया है ताकि आपको जब भी समय लगेगा आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको इधर उधर से किताबें उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसके बारे में मैं बता दूँ कि सुमित्रानंदन पंत जी की जो कविता है वे आँखें, जो किसानों के दर्द का एक चित्रण है और वो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के उसके लिए उपस्थित हो रही हूँ। तब तक आप इस वीडियो का लाभ उठाइए। हाँ, मेरे इस चैनल को अवश्य ही अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।